मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 2 ल्हासा की ओर, जिसके राइटर हैं राहुल सांकृत्यायन जी। तो अब हम देखते हैं कि राहुल सांकृत्यायन जी कौन हैं। राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म 9 अप्रैल सन 1893 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के पंदाहा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम है गोवर्धन पांडे और इनकी मृत्यु हुई थी 14 अप्रैल सन 1963 ईस्वी में। ये इनका जन्म पंदाहा अर्थात इनके ननिहाल में हुआ था। इनके नाना जी का नाम पंडित रामशरण पाठक था। इनकी जो प्रवृत्ति है घुमक्कड़ किस्म की, वो इनके नाना से ही इनको ये सीख मिली है। इनका जो पैतृक गांव था वो था कन्हैला। इनके बचपन का नाम था केदारनाथ पांडे। जब इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया तब इनका नाम जाकर राहुल सांकृत्यायन पड़ा। राहुल सांकृत्यायन इसलिए पड़ा क्योंकि बुद्ध जी के पुत्र का नाम राहुल था। उनके नाम पर इन्होंने अपना नाम राहुल रख लिया और इनका जो गोत्र था वो संकृति था, जिससे इनका नाम पड़ा राहुल सांकृत्यायन। और इनकी जो प्रवृत्ति थी वो घूमने की बहुत थी, तो इनको घुमक्कड़ के नाम से भी जाना जाता है। इनको महापंडित भी कहा जाता है और इन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र नामक एक पुस्तक भी लिखी है। तो जो आज हम पढ़ेंगे ल्हासा की ओर, उसमें भी इनके यात्रा वृत्तांत का ही वर्णन है। उसमें भी इन्होंने यात्रा ही किया है और वो कहाँ पे गए हैं, कैसे गए हैं, वहाँ की स्थिति क्या है, वही वर्णन किया गया है। हम पढ़ रहे हैं ल्हासा की ओर। तो बच्चों हम पहले ये डिस्कशन कर लेते हैं, ल्हासा है क्या। ल्हासा है क्या? ये कोई वस्तु तो नहीं है। आपको ल्हासा अजीब सा नहीं लग रहा? ल्हासा कोई वस्तु नहीं है। ल्हासा यहाँ पे तिब्बत की राजधानी है। देखिए ये है तिब्बत, ये रहा चाइना, ये चाइना है और ये रहा तिब्बत। यहाँ से मतलब ये है भारत और ये रहा चाइना और इसके बीच में है तिब्बत। ये तिब्बत है पूरा यहाँ से लेकर, और तिब्बत की जो राजधानी है वो है ल्हासा। तो यहाँ पे जो लेखक है वो जब ल्हासा गए थे तो वहाँ के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। तिब्बत भारत और नेपाल से लगता हुआ देश है और लेखक यहाँ पर पहली बार तब गए थे जब यहाँ पे भारत के लोगों को जाने के लिए अलाउड नहीं किया गया था। जैसा कि आपको पता है कि यह जो पाठ हम पढ़ रहे हैं यह एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत इसलिए क्योंकि आपको पता है कि लेखक यहाँ पे यात्रा करने गए हैं और यात्रा वृत्तांत वो होता है जब जहाँ पे हम जाते हैं वहाँ के बारे में वर्णन किया गया होता है। तो यहाँ पे जैसे हमने ये देखा कि ये तिब्बत है और ये ल्हासा है और ल्हासा ही कभी गए हैं, ठीक है, ल्हासा कभी गए हैं। और वहाँ पे कवि ने इस पूरे पाठ में ये बताया है कि तिब्बत की भौगोलिक स्थिति, तिब्बत का रहन सहन, तिब्बत की जलवायु, तिब्बत का खान पान, वहाँ की भाषा बोली, वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य कैसा है, वहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी है, लोगों की धार्मिक स्थल कैसा है, वहाँ पे कृषि की दशा क्या है, वहाँ पे जो मजदूर होते हैं उनकी स्थिति क्या है, तिब्बत में कानून व्यवस्था किस प्रकार की है, इन सब चीज़ों पे लेखक ने वर्णन
किया है। आपको ये याद रखना है कि तिब्बत कहाँ स्थित है। तिब्बत कहाँ स्थित है? भारत और चाइना के बीच में। ठीक है, हम आगे देखते हैं। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है कलिंगपोंग का रास्ता। जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह पर फौजी चौकियाँ और किले बने हुए थे जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसे ही परित्यक्त। परित्यक्त का क्या अर्थ होता है? परित्यक्त का अर्थ है छोड़ा हुआ। परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं, कुछ आराम की बातें भी हैं। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों तब भी घर की बहू या सासू को झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चोंडी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग के बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन खोटी में रख के आपको दे देगी। यहाँ देखो टोटीदार बर्तन क्या है। यहाँ पे क्या है, जैसे अपने यहाँ पे मिट्टी का कप बनता है ना, जिसे हम पुरवा भी बोलते हैं, तो उसमें हम चाय पीते हैं ना अगर कहीं जाते हैं तो। वैसे वहाँ पे मिट्टी की बर्तन होती है जिसमें टोटी नल टाइप का लगा होता है, उसमें वहाँ पे वो वैसा बर्तन होता है जिसमें वो उनको चाय देती हैं। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है, आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं, अर्थात आप खुद चाय बनाकर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। लेखक ने यहाँ पे कहा है कि जब वो तिब्बत जब गए थे तब उस टाइम जो मेन रास्ता है जाने का तिब्बत, फरी, कलिंगपोंग, तब उस टाइम नहीं बना हुआ था। ठीक है, और तब नेपाल का सामान भी इसी रास्ते से जाया करता था और हिंदुस्तान का भी सामान, जैसे कि हम व्यापार के सामान जो होते हैं तो किसी न किसी रास्ते से जाते हैं, तो उसी रास्ते से गया था लेखक भी, और उसी रास्ते से सैनिक भी जाते थे, उसी रास्ते से व्यापारी भी जाते थे। ठीक है, इसलिए वहाँ पे जगह जगह क्या चौकियाँ भी बनी हुई थी और जगह जगह फौजी भी खड़े थे जिनमें, और वहाँ पे कुछ किले भी थे जहाँ पे चीनी पलटन रहा करती थी। लेकिन अब चीनी पलटन क्या है, वहाँ से जा चुकी है और वहीं पे दूर दूर तक कहीं ना कहीं किसान भी रहते हैं और उन्होंने अपना कुछ घर बना रखा है जो कि अभी अब आज दिखाई देते हैं। वहाँ पे क्या किया लेखक ने, वहाँ पे चाय पीने के लिए, तिब्बत में ये है कि जैसे अपने यहाँ होता है किसी भी अनजान को हम चाय नहीं पिलाते या उनको ऐसे बिहेव नहीं करते कि जब जैसे हम उनको जानते हैं। लेकिन यहाँ पे लेखक ये बोलना चाहता है कि वहाँ का जो समाज है किसी अनजान व्यक्ति का ऐसे सत्कार करता है, आदर सत्कार करता है कि जैसे कि वो उसको जानता हो। वहाँ पे लोग अनजान लोग से नहीं डरते हैं, वो सिर्फ अगर किसी से डरते हैं तो वो जो निम्न श्रेणी के भिखारी होते हैं उनसे, ताकि उनके घर से चोरी ना कर पाए, इसलिए वो उनको घर में आने से मना करते हैं। लेकिन जो अनजान होते हैं उनको तो बिल्कुल नहीं मना करते हैं। जो देखने में लगते हैं कि हाँ निम्न श्रेणी के ये हैं भिखमंगे, बस उन्हीं से वो डरते हैं। जैसे यहाँ पे है ना, डर से घर के भीतर नहीं आने देते किसको, निम्न श्रेणी के भिखमंगों को। और वहाँ पे औरतें देखो पर्दा भी नहीं करती, चाहे बहू हो या सास हो, जिसको भी दोगे अगर आप अपने झोली में से, झोली इन द सेंस क्या होता है, आपके पास कोई चीज़ है, कोई बैग टाइप का है या आपके पास कोई कपड़ा है, उसमें आपने अगर चाय रखा है और आपने मक्खन सोडा उसको निकाल के दे दिया, चाय दे दिया, तो वो आपको चाय बना के भी दे देगी। इवन यहाँ तक ऐसा भी है कि अगर आपको विश्वास नहीं है कि वो आपको सारा मक्खन आपकी चाय में डालेगी या नहीं डालेगी, तो आप खुद जाकर बना के ला सकते हैं। देखिए, आप खुद जाकर चोंडी में चाय
चौड़ी में चाय मथ कर ला सकते हैं। अर्थात यहाँ पे आप उनके किचन तक जाकर भी आप खुद भी बना सकते हैं, अगर आपको यकीन नहीं है कि वो पूरा डालेंगी या नहीं डालेंगी। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी का अर्थ होता है कर मांगने वाला। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और हम भिखमंगे भी नहीं थे। एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। भद्र यात्री मतलब क्या होता है? भद्र मतलब होता है सभ्य लोग। किंतु वह उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी। हम गांव के सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों के उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। अर्थात लेखक यहाँ पे जो बोलता है कि जब वो चाय पीकर परित्यक्त चीनी किले, मैंने वहाँ पे क्या बोला कि वहाँ पे पहले चीनी लोग वहाँ पे रहते थे उस किले में, लेकिन अब वो लोग छोड़ चुके हैं उस किले को। मतलब छोड़ा हुआ जो किला था वहाँ पे उन्होंने चाय पिया था। और जब वहाँ से निकलते हैं तो राहदारी मांगने वाला आता है, मतलब टैक्स मांगने वाला आता है, मतलब कर मांगने वाला आता है। और हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। ये दोनों चीटें कौन सी हैं? जो मजिस्ट्रेट था, जो सुमति को उसने दिया था 2 चीटें लिखकर कि एक पुल पार करना था, मतलब ब्रिज पार करना था और दूसरे गांव में जाना था, उसके लिए टैक्स चाहिए था। तो वो उन्होंने 2 चीटें उसे दे दी। अब तो ये तो एक भिखारी थे, लेकिन इनको चीटें कहाँ से मिली? मजिस्ट्रेट ने कहाँ से दिया? क्योंकि इनके साथ एक सुमति थे। सुमति कौन थे? इनके एक मंगोल मित्र थे जिनका असली नाम था लोबजंग शेख। ये अपनी सुविधा के लिए उन्हें सुमति ही कहते थे। और ये दोनों भिखमंगे रहते हुए भी उन्हें रहने के लिए अच्छी जगह मिली थी। क्यों? क्योंकि सुमति के वहाँ जान पहचान वाले लोग थे। और वही 5 साल बाद जब भिखमंगे के रूप में नहीं गए थे, एक सभ्य व्यक्ति के रूप में लेखक गया और घोड़े पर सवार होकर गया। तो देखो वहाँ पे उन्हें रहने के लिए क्या मिला? एक सबसे गरीब झोपड़ा। मतलब और यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि आप किस वक्त जाते हो, और लोगों के मन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे आपको रखते हैं और किस प्रकार रखते हैं और कहाँ रखते हैं। खासकर क्यों? शाम के वक्त वो छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। वहाँ के जो लोग हैं ना, शाम को छंग पी लेते हैं। छंग क्या होता है? एक नशीला पदार्थ होता है। जैसे अपने यहाँ शराब होता है, वैसे वहाँ पे एक छंग होता है जो नशीला होता है, और वो पीकर शाम के टाइम में बहुत कम होश हवास में रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कवि लेखक ने क्या कहा है कि देखो वहाँ पे उन्होंने समाज का वर्णन भी किया है। वहाँ पे ये नहीं देखते कि भिखमंगे हैं या फिर क्या है। वहाँ पे जाति पाति नहीं देखी जाती, ऊंच नीच और भेदभाव नहीं किया जाता। देखो जब वो भिखमंगे के रूप में गए थे तब उनको बड़ा अच्छा सा घर मिला था, ठीक है, लेकिन जब वो एक सभ्य व्यक्ति के रूप में गए थे तब उनको एक गरीब झोपड़ा मिला। इसका यहाँ पे साफ साफ वर्णन किया गया है कि वहाँ पे ऊंच नीच तो बिल्कुल नहीं देखते हैं, भेदभाव भी नहीं करते हैं, लोगों को देखकर अमीर और गरीब जानकर ऐसा वो कुछ भी नहीं करते हैं। और सुमति आपको पता है कि वो उनके एक मंगोल फ्रेंड हैं। सुमति जो है वो बौद्ध भिक्षु हैं। और जैसा कि आपको मैं बता दूं कि जो तिब्बत के लोग हैं उनका जो धर्म है वो बौद्धिस्ट है, वो बुद्ध को मानते हैं। जैसे अपने यहाँ हिंदू जाति होती है, मुस्लिम जाति होती है, मतलब मुस्लिम धर्म अलग होता है, हिंदू धर्म अलग होता है। वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे बुद्ध धर्म को ही माना जाता है। तो ये जो है एक भिक्षु हैं, बौद्ध भिक्षु हैं, जो कि वहाँ पर गए हैं, वहाँ पे अपने यजमानों से मिलने गए। यजमान किसे कहते हैं?
जैसे कि अगर कोई पंडित होता है, उससे जो क्रियाकर्म कराते हैं या पूजा पाठ कराते हैं वो उनको दान देते हैं, तो उनको हम यजमान कहते हैं। अब हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना है। डांडा मतलब बहुत ऊंचाई वाली ज़मीन, ठीक है। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह हैं। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मेरे तो कोई गांव गिराव नहीं है। और आपको पता ही, जैसे कि जहाँ पे पहाड़ या पर्वत होते हैं वहाँ पे जंगल बहुत सारे होते हैं, तो गांव गिराव तो पास होंगे ही नहीं, क्योंकि वहाँ लोग रहेंगे नहीं। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यह सबसे अच्छी जगह है। आपको तो पता है, जो जंगल होता है पहाड़ी पर्वतों पे, वहाँ पे लोग जाते नहीं हैं। अब ये यहाँ पे रास्ता है तो डाकू लोग वहीं पे रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, गांव वाले है ही नहीं दूर दूर तक। वहाँ पे डाकू इसलिए रहते हैं क्योंकि वहाँ से जब कोई राहगीर जाएगा तो उसको वो लूट लेंगे। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन निर्जन स्थानों में, निर्जन मतलब क्या है, नी मतलब नहीं, जन मतलब लोग, मतलब निर्जन स्थान जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च ही नहीं करती है, और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं। कभी क्या कहता है, जब वो चीन से वहाँ से निकलता है, चीनी किले के आगे जब वो बढ़ता है चाय वाय पीकर, उसके बाद क्या होता है, देखो वहाँ पे एक बहुत ऊंचा पर्वत होता है, ऊंची ज़मीन वाला। डांडा मतलब ऊंचा, बहुत ऊंचा ज़मीन है। वहाँ से थोंगला पार करता है जब वो, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी नदियाँ आती हैं, उनके मोड़ आते हैं पहाड़ों पे। आपको पता है पहाड़ों पे चलना कितना मुश्किल होता है, तो वहाँ पे बहुत सारे मुश्किल भी है, लेकिन वहाँ पे अब कोई रहता नहीं है, तो वहाँ पे डाकू भी रहते हैं सबसे ज़्यादा। और तिब्बत में ऐसा है कि वहाँ पे अगर खून हो जाए ना तो किसी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पहाड़ियों में किसका खून हो रहा है कोई देखने ही नहीं जाता, वहाँ पे कोई गवाह ही नहीं बचता है। अगर गांव में होता है, जैसे गांव में आकर खून हो जाए तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन निर्जन स्थानों में आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। वहाँ पे मारे हुए आदमियों को किसी कोई दिन देखा ही नहीं है, और वहाँ की जो सरकार है, खुफिया विभाग या पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती कि वो जाके वहाँ पे जांच करे। और जो डकैत होते हैं पहले ही आदमी को मार डालते हैं। वो जब सबूत छोड़ते ही नहीं डकैत यहाँ पे, तो पुलिस पूछताछ करेगी भी तो किससे, क्योंकि डकैत तो बताएंगे नहीं, वहाँ पे लोग हैं ही नहीं, तो गवाही कौन देगा कि किसने किसको मारा। और जिसको लूटा जाता है उसको तो पहले ही मार दिया जाता है, मार डालते हैं। उसके बाद यह देखते हैं कुछ पैसा है कि नहीं। यहाँ पे देखो, पहले मारते हैं फिर देखते हैं उसके पास कुछ है भी या नहीं है। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिख मांगे थे, क्योंकि डाकुओं को पता है वेशभूषा देखकर अब भिखमंगों को थोड़ी लूटेंगे वो। अब भिखमंगे हैं तो उनके पास तो कुछ होता ही नहीं, भिखमंगे खुद ही अपना दूसरों से मांग मांग के खाते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या करता है, जो लेखक होता है बोलता है कि हम तो भिखमंगे के रूप में गए थे, तो हमें तो मौत की परवाह ही नहीं थी, लेकिन हाँ हम गांव में जैसे ही गए तो वहाँ पे हमने सुना कि कुछ दिन पहले ही वहाँ पे खून हो गया था। जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते, टोपी उतार, जेब निकाल, कूची कूची, दया दया, एक पैसा कहते ही भीख मांगने लगते। मतलब जब लेखक पहाड़ी पे से गुजरता है उस निर्जन स्थान से, जैसे उसको किसी को देख कर लगता है कि ये डाकू है, तो वो वहाँ पे जेब निकाल लेता है और कुची कुची दया दया कहते एक पैसा दे दो, ये कहते हुए वहाँ से निकलता है, ताकि डाकुओं को लगे कि ये भिखमंगा है। ये देख रहे हैं आप, इस फोटो को देख कर लग रहा है ना कि भिखारी की तरह बिल्कुल लग रहे हैं। ये ऐसे ही जो लेखक है वो भी ऐसे जेब निकाल लेते हैं और ऐसी सूरत बना लेते जैसे कि हाँ वो सच में ही भिखमंगे हैं। और इसके ऊपर हमने जैसे पढ़ा था कि जब वो 5 साल बाद सभ्य ड्रेस में गए थे तो उनको रहने के लिए बहुत अच्छा घर नहीं मिला था, लेकिन वो जब भिखमंगे के रूप में गए थे तो उनको एक अच्छा घर मिला था, क्योंकि उनके साथ सुमति थे। सुमति आपको पता है बौद्ध भिक्षु हैं। तो वहाँ पे कभी ये लेखक ये भी बताना चाहते हैं कि वहाँ जो सामाजिक स्थिति है वहाँ पे बहुत अच्छी है, लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। और
भीख मांगने लगते हैं। लेकिन पहाड़ की ऊंचाई ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते। और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा, यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। लेखक ने जैसे उस निर्जन स्थान को पार कर लिया तो वो सुमति से बोलते हैं कि सुमति, लंकोर चलने के लिए हम 2 घोड़े कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत चढ़ाई भी है तो हम चढ़ भी नहीं पाएंगे और थक भी जाएंगे, तो इसलिए 2 घोड़े कर लेते हैं, सामान भी रख लेंगे साथ में। दूसरे दिन हम घोड़े पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले, डांडे आपको पता है कि ऊंची ज़मीन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊंची ज़मीन है उसके लिए बोला गया है। पहले एक चाय पी और दोपहर वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे, मतलब बहुत ऊंचाई थी। आपको पता ही है 17-18 हज़ार बहुत ज़्यादा होता है। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। मतलब श्वेत शिखर मतलब क्या है? श्वेत मतलब सफ़ेद, शिखर मतलब पर्वत। हिमालय के हजारों श्वेत शिखर, मतलब हिमालय तो आपको पता है, हिमालय पर्वत पे हमेशा बर्फ जमी होती है, तो उसी का वर्णन यहाँ पे किया गया है। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। भीटे क्या है? टीले के आकार का तो बहुत ऊंचा सा स्थान होता है, उसको हम बोलते हैं भीटे। वो बिल्कुल नंगे थे। वहाँ न बर्फ थी, ना सफ़ेदी थी, ना ही किसी तरफ की हरियाली थी। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ थी। ठीक है। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थर के ढेर, जानवरों के सींग, रंग बिरंगे कपड़े, झंडियों सजाया गया था। हमें बराबर ऊंचाई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। यहाँ पे लेखक ने तिब्बत के धर्म स्थल के बारे में बताया। वहाँ पे क्या है? पत्थरों के बहुत सारे ढेर है, जानवरों के सींग भी है, रंग बिरंगे कपड़ों से वहाँ पे सजाया गया है। वहाँ पे बहुत सारे झंडियाँ भी हैं। और ये कब हुआ? जब लेखक ऊपरी तल पर गया था। ठीक है। अब क्या हुआ? उसके बाद सर्वोच्च स्थान पर वो चढ़ गया, जहाँ पे देवता का स्थान था। अब उसके बाद वहाँ चढ़ने के बाद उसने ये सब देखा कि वहाँ के धार्मिक स्थल कैसे है। अब हमें बराबर उतराई पर चलना है। आपको पता है कि ऊंचाई पर चढ़ते वक्त जैसे हम साइकिल भी चलाते हैं, जब हम ऊपर चढ़ाई करते हैं तो हम थक जाते हैं, लेकिन जब हमें उतरना होता है तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगता, तो हम आसानी से उतर जाते हैं। लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मतलब लेखक को देखो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं याद है कि कितने लोग थे। हाँ, आगे पीछे कुछ लोग तो होते ही हैं रास्ते में। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है, उसे मारना नहीं चाहता था। देखो, जब लेखक वहाँ से मंदिर जो स्थल था, वहाँ पे धर्म स्थल था, वहाँ से आगे निकलता है तो वहाँ पे क्या होता है कि घोड़ा उनका बहुत धीरे धीरे चलने लगता है, लेकिन वो मानना नहीं चाहते। उनको ऐसा लगता है कि वो चढ़ते चढ़ते बहुत थक गया होगा, चलते चलते उतना ऊपर चढ़ा भी, फिर उतर के आया भी, तो इसलिए वो उसको मारना नहीं चाहते थे। धीरे धीरे घोड़ा बहुत ज़्यादा पिछड़ गया। देखो, धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दोन क्वी कस्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। मतलब यहाँ पे कभी अपने आप में इतना मस्त था कि कभी को पता ही नहीं चल रहा था, और घोड़ा इतना धीरे चल रहा था, समझ नहीं आ रही ये आगे जा भी रहा है या पीछे जा रहा है। कभी खुद भी बहुत कन्फ्यूजन में था कि घोड़ा चल भी रहा है या नहीं चल रहा, आगे जा रहा है या बिल्कुल ही पीछे चला जा रहा है। और लेखक भी अपने आप में मस्त था बिल्कुल। देखो, फिर क्या होता है, जब मैं जोर देने लगता तो वह सुस्त पड़ जाता। 1-2 जगह रास्ते फूट रहे थे। फिर क्या होता है कि सुमति जो थे वो आगे आगे चले जाते, उनका घोड़ा तेज़ी से जाता है। फिर लेखक को क्या होता है, लेखक बहुत पीछे चला गया। अब एक जगह क्या होता है, 2 रास्ते निकलते हैं। 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता 1-1.5 मील चला गया। आगे घर पूछने से पता चला लंकोर का रास्ता तो दाहिने वाला था। मतलब लेखक को तो लंकोर जाना था, लेकिन वह दाएं नहीं गया, बाएं वाले रास्ते पे चला गया। तो गांव वालों ने बताया कि नहीं, दाएं वाले रास्ते पे आपको जाना था। इसलिए फिर उसको, लेखक तो और भी लेट हो जाता है, और फिर लंकोर पहुँचते पहुँचते और भी लेट हो जाता है। फिर लौटकर उसी को पकड़ा, उस वाले रास्ते को।
4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर था। सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है। अब तो वह पूरे गुस्से में थे। मैंने कहा, मैंने 2 टोकरी। उन्होंने कहा, किन्होंने कहा? सुमति ने कहा, मैंने 2 टोकरी गंडे फूल डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया। किसने जवाब दिया नरमी से? लेखक ने, क्योंकि लेखक तो काफ़ी लेट हो गए थे। उन्होंने बोला, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है? मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी ठंडा भी हो जाता था। तो लेखक ने नरमी से बात की तो सुमति ने भी सोचा कि जब घोड़ा ही धीरे चल रहा है तो इसमें लेखक की तो गलती क्या है? मतलब राहुल सांकृत्यायन की तो कोई गलती ही नहीं है ना। जब घोड़ा धीरे चल रहा है तो वो कर भी क्या सकते हैं? तो वो उनका गुस्सा जो होता है ठंडा हो जाता है। देखो, लंकोर में वो पहुंच गए हैं, जहाँ पे एक अच्छी जगह ठहरे भी हैं। यहाँ पे उनके एक अच्छे यजमान है। यजमान को मैंने बताया था, जो पंडितों से पूजा पाठ कराते हैं या फिर दक्षिणा उनको देते हैं। तो यहाँ पे लोग भिक्षुओं को एक पंडितों की तरह मानते हैं। तो जो लोग उनको मानते हैं वो लोग यजमान हो गए, ठीक है। तो उनके वहाँ पे जान पहचान थी, यजमान थे, तो उनको वहाँ पे रहने के लिए अच्छा जगह मिल गया। पहले चाय सत्तू खाया, रात में गर्मा गर्म थुप्पा मिला। अब थुप्पा का मतलब मैं आपको बताती हूँ, वहाँ पे तिब्बत का एक खाद्य पदार्थ है। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे। लंकोर से आगे वो तिंगरी के विशाल मैदान में आ गए हम, ठीक है। जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटे से पहाड़ी मैदान की भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांवों में सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोधगया से लाए गए कपड़े खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोधगया का गंडा बना लेते थे। वो अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांवों में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं मिला। भरिया क्या है? जैसे हम कहीं जाते हैं तो हमारे यहाँ कुली होते हैं ना, सामान हमारा ढोकर लेके जाते हैं, वैसे यहाँ पे भरिया मतलब क्या होता है? भार ढोकर ले जाने वाला, ठीक है। तो अब हम देखते हैं वो लंगकोर से तिंगरी के विशाल मैदान में पहुंचते हैं, जहाँ पे एक टापू होता है। टापू का अर्थ होता है, और जो ये तिंगरी समाधि गिरी है वो किसका नाम है? ये एक पहाड़ी का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सुमति हैं वो आसपास के गांव में उनके यजमान रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो बोधगया से कपड़ा लाए होते हैं ना, तो उसका गंडे बना के देते हैं। जो गंडे कभी ख़त्म नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि जो वो लाल कपड़े बोधगया से लाए होते हैं वो ख़त्म तो हो जाते हैं, लेकिन वो उन्होंने एक्स्ट्रा कपड़े रखे हैं जो कि बोधगया से नहीं लाया गया। वो उनके पास नॉर्मल कपड़ा है, लेकिन वो अब यजमान लोग तो जानते नहीं कि बोधगया से आया है या नहीं आया है, लेकिन वो उसका भी गंडा बना कर उनको देते रहते हैं और उनसे पैसे लेते रहते हैं। इसलिए यहाँ पे मैंने बोला कि वो धार्मिक स्थलों के बारे में और वहाँ के समाज के बारे में और वहाँ का जो अंधविश्वास है थोड़ा, उसके बारे में भी लेखक ने वर्णन किया है। क्योंकि देखो, अब वहाँ से बोधगया से जो सुमति लाए थे वो तो कपड़ा कब से ख़त्म हो चुका है, लेकिन वो दूसरे जो लाल कपड़े उनके पास है उसी का गंडा बना के दे रहे हैं लोगों को बांध कर, और वहाँ के लोग विश्वास भी कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। और वहाँ से लेखक उनको कहता है कि आसपास के गांव में जहाँ पे आप रुकोगे उनको दे दो गंडे, और बाकी जगह मत जाओ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो वहाँ के पैसे मैं लहासा पहुँच कर दे दूँगा। तो सुमति भी तैयार हो जाते हैं। वहाँ से वो एक भरिया ढूंढते हैं। भरिया आपको पता है कि भाड़ होने वाला है। भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से मोटे कपड़े से सिर ढाक ले तो गर्मी ख़त्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है। मतलब ललाट क्या है? अब सूरज की तरफ हम जो मुँह करते हैं तो हमारा माथा तो सामने होता है, तो ललाट मतलब माथा है, ठीक है।
और पीछे का कंधा बर्फ़ हो रहा है, क्योंकि तिब्बत में हम जो पहाड़ों पे हमारा बर्फ़ भी तो है, पीछे से बर्फ़ की वजह से हमारा कंधा बहुत ठंडा है, लेकिन आगे हमारा जो मस्तक है, जो माथा है, वो धूप से जल रहा है। लेकिन वहाँ पे ऐसा भी है कि अगर हम उस पर मोटे कपड़े सर पे डाल लें तो हमें धूप नहीं लगेगी। फिर हमने पीठ पर अपने अपनी चीज़ें ला दी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर सेकर विहार, ये याद रखना बेटा, सेकर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी थी। जागीरदार कौन होते हैं? जो जमींदार होते हैं ना, उनको कहा जाता है जागीरदार। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, इसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। देखो मैंने बोला था यहाँ पे मजदूरों की स्थिति बताई गई, मजदूर बेगार में मिल जाता है, मतलब मजदूरों से वो काम भी कराते हैं, लेकिन बेगार मतलब जिसका पैसा नहीं देते हैं। मतलब यहाँ पे मजदूर फ्री में मिल जाते हैं, मजदूरों से वो काम कराते हैं, लेकिन मजदूरों की क्या होती है, उनकी तनख्वाह नहीं देते हैं जो वो काम कराते हैं। खेती के इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता है। वहाँ पे क्या होता है, जो जागीरदार होते हैं वो अपना खुद खेती करते हैं और करवाते भी हैं। और वहाँ पे उस खेती को संभालने के लिए कौन जाता है? वहाँ पे भिक्षु जाता है, वहाँ पे मैनेजमेंट देखने के लिए, मतलब वहाँ का जो प्रबंध है खेती का वो कौन देखेगा? भिक्षु। और जो भिक्षु जाता है वह लोगों के बीच में ऐसा प्रतीत होता है जागीर आदमियों के लिए, कैसा? जैसे एक उनके बीच कोई राजा आ गया हो। सेकर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे। अब सेकर जहाँ पे है ना, सेकर विहार में गए थे लेखक और सुमति, ठीक है। अब सेकर की खेती के मुखिया भिक्षु जो हैं वो हैं नमसे। याद रखना कि बेटा नमसे कौन है, ठीक है। नमसे कौन है? मुखिया भिक्षु, कहाँ के? सेकर विहार के। बड़े भद्र पुरुष थे, वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। जब यहाँ पे कवि सुमति के साथ में सेकर विहार में आते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जागीरदारों को देखते हैं कि जागीरदारी लोगों के बीच में बटी हुई है। इससे क्या पता चलता है? वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, ठीक है। भौगोलिक स्थिति इसलिए कि वहाँ पे जो कार्य होता है, किसानों के बारे में वर्णन किया गया है कि वहाँ पे कैसी किसानी की जाती है। तो वहाँ पे एक सेकर विहार में जो मुखिया भिक्षु थे, उनका नाम था नमसे। वो बड़े ही भद्र पुरुष, मतलब बहुत ही सभ्य और सज्जन पुरुष थे। वो जबकि कभी भिखमंगे रूप में गया था तब भी उनसे बड़े ही प्रेम से मिले। यहाँ पे कभी बोलता है ना कि उन्हें कुछ ख्याल भी करना चाहिए था। मेरा भेष कैसा था? एक भिखारी जैसा था, लेकिन फिर भी वो बड़े ही प्रेम से मिले। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मतलब कंजूर मतलब क्या होता है? जो बुद्ध वचन है उनकी अनुवादित जो पुस्तक होती हैं, हस्तलिखित हैं, वो वहाँ पे रखी हुई हैं, उनको बोला गया। और वो हस्तलिखित पोथियाँ कितनी की हैं? 103। याद रखना बेटा, कितनी पोथियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं सेकर विहार के मंदिर में? 103 पोथियाँ, याद रखना ये। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर बड़े अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। शेर का मतलब आपको पता है, एक शेर बराबर होता है 900 ग्राम। और आपको पता है 1 किलो में कितना होता है? 1000 ग्राम, ठीक है। तो 900 ग्राम का 15-15 शेर, आप देख लेना कि कितनी मोटी बुक होगी वो। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। पुस्तकों के भीतर था, इसका मतलब क्या होता है? कवि क्या पुस्तक के भीतर चला जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं जाएगा। मतलब कवि इनको देखकर इतना रम गया पढ़ने में कि उसने बोल दिया कि हाँ जाओ, यजमानों से मिलकर आ जाओ। इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर के बाद चले आए। तिंगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान
पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चले गए। अब शेखर बिहार से लेखक सुमति के साथ चले जाते हैं। भिक्षु जो नमसे हैं उनसे विदाई लेते हैं। तो यह पूरा पाठ पढ़कर हमें क्या पता चलता है? तिब्बत की पूरी भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सबके बारे में हमें पता चलता है। यहाँ पे हमने क्या देखा, जो औरतें हैं उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी है स्त्रियों की। वहाँ पे स्त्रियों और पुरुषों को समानता दी जाती है। वहाँ पे कोई पर्दा प्रथा नहीं है। उनके लिए कोई मजबूरी नहीं है कि हाँ आपको पर्दा प्रथा करना ही है, पर्दे से मुंह ढकना है, ऐसा कुछ भी नहीं है उनके लिए। भौगोलिक स्थिति में आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे सुंदर मनोहारी घाटियाँ हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं, भरी भरी घाटियाँ हैं, हरे सुंदर मैदान हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, शिखरों पर बर्फ़ जमी रहती है। वहीं कुछ भीटे जैसे स्थान भी हैं जहाँ बर्फ़ कम दिखाई देता है। और वहीं अगर हम खेती की बात करते हैं तो देखो वहाँ की जो ज़मीनें हैं जागीरदारों में, बड़े बड़े जागीरदारों में बटी हुई, और मजदूरों को मेहनताना करवा कर भी वो पैसे नहीं देते, उनकी मजदूरी देते ही नहीं है। तो ऐसे तो देखा जाए तो वहाँ के मजदूरों का शोषण भी किया जा रहा है। और वहाँ पे हमें धर्म स्थलों के बारे में पता चला कि वहाँ पे ऊंचे पर्वत पे गए थे जहाँ पे हड्डियाँ थी, बहुत सारी चीज़ें थी, वहाँ पे रंग बिरंगे झंडियाँ थी। और वहीं पे हमने एक धर्म के बारे में और आस्था देखा लोगों में, तिब्बत के लोगों में, कि वो उनके अंदर थोड़ा सा अंधविश्वास और भी है। जैसे जो सुमति हैं वो बौद्ध भिक्षु हैं, वो बोध गया से जो कपड़े ले गए हैं वो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन वो लाल कलर के और कपड़े ले गए हैं, तो उनको बांध के देते हैं और वो लोग विश्वास कर लेते हैं और वो पैसे दे देकर उसको लेते हैं। तो ये एक अंधविश्वास भी है। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो लेखक हैं तिब्बत की सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक स्थिति, धार्मिक विश्वास कैसा वहाँ का, इन सब चीज़ों के बारे में वर्णन किया है। अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से हमारे भारत की जो स्त्रियाँ हैं और वहाँ तिब्बत की जो स्त्रियाँ हैं, उस समय जो था भारत की स्त्रियों से अच्छी स्थिति तिब्बत की स्त्रियों की थी, क्योंकि वहाँ पे पर्दा प्रथा नहीं था, कोई रोक टोक नहीं था। और इसमें लेखक ने तिब्बत की कानून व्यवस्था की बात की। जैसे वहाँ पे अभी अपने यहाँ जैसे भारत में होता है, पिस्टल अगर लेना होता है तो हमें लाइसेंस लेना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे तो लोग पिस्तौल ऐसे लेके घूमते हैं जैसे कि हमारे यहाँ कोई डंडा लेके घूमता है। तो वहाँ के जो मतलब वहाँ पे ये दर्शाता है कि वहाँ की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है। लेखक के अनुसार जब लेखक गए थे 1929 और 1930 के अराउंड की ये बात है। तो अब हम देखते हैं प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न है, सुमति के गुस्से का क्या कारण था? आपको पता है। सुमति कौन थे? परित्यक्त चीनी किला किसे कहा गया है? लेखक किस देश में यात्रा कर रहा था, उसे इस बार रहने की जगह क्यों मिल गई? तिब्बत में डाकू यात्रियों के साथ कैसा व्यवहार करते थे और क्यों? शेखर की खेती के मुखिया कौन थे? शेखर बिहार। तिब्बत की कौन कौन सी बातें लेखक राहुल सांकृत्यायन जी को अच्छी लगी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये अध्याय अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगी। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।